capitalism isn't working for all young Indians. साची मिश्रा बेंगलुरु में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक साल में व्हाइटफील्ड में उनके लैंडलॉर्ड ने करीब 50% तक उनका रेंट बढ़ा दिया, 45,000 से 65,000। तो अब साची के पास दो ही ऑप्शंस है, या तो रेंट और दो या फिर घर पैक करके कहीं और चले जाओ। मुंबई में जैनाब और हुसैन एक अपार्टमेंट की तलाश में। 3 BHK के लिए 2.5 करोड़ का बजट है। 1.5 साल घूमने के बाद और कई लिस्टिंग्स देखने के बावजूद उनको कोई ढंग का मकान नहीं मिला। इवेंचुअली अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उनको अपना बजट 5 करोड़ रुपए करना पड़ा। एंड दीज स्टोरीज आरंट एक्सेप्शंस, they are routine. For years, owning a home was more than just a milestone for India's middle class. अपना घर अब मिडिल क्लास का सपना नहीं, अमीरों का टॉय बन चुका है। Income inequality is really reached a kind of a worrisome stage right now. And this should be alarming for us, क्योंकि कई यंग इंडियंस अब मेहनत कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। 1991 में जब देश ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करी, सरकार ने देशवासियों को एक प्रॉमिस दिया कि तुम ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। कई सालों तक ये स्लोगन सच था। लोगों को जॉब्स मिली, इनकम्स बढ़ी और शहर बदल गए। लिबरलाइजेशन ने वो दरवाजे खोल दिए जो कई सालों के लिए लोगों के लिए बंद थे। पर आज वो सपना कई लोगों के लिए अब बस सपना बचा है। Why? Let's investigate. हाउसिंग हम सब के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है। साइकोलॉजी में मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का एक कॉन्सेप्ट है जो 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने क्रिएट किया था, जहां उन्होंने बताया कि हमारी नीड्स 5 लेवल्स की होती हैं। सबसे पहले सर्वाइवल की बात आती है और उसके ऊपर पर्पस और सेल्फ एक्सप्रेशन। बेस में है फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे खाना, पानी और छत। एक बेसिक घर के बिना लोग अपनी जिंदगी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, पर दुनिया भर में अब एक घर ओन करना इतना आसान नहीं है। हाल ही में IIT बॉम्बे ने एशिया पैसिफिक में 211 शहरों को एनालाइज किया और देखा कि 91% शहरों में सिवियर हाउसिंग अनअफोर्डेबिलिटी है और इंडिया इस क्राइसिस के बीच में है। मेजर सिटीज में प्राइस टू इनकम रेशियो जो होता है हाउसेस का, वो आसमान छू रहा है। जैसे मुंबई का एग्जांपल लेते हैं। मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, पर दुनिया में वन ऑफ द लीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट भी है। मुंबई का प्राइस टू इनकम रेशियो अराउंड 14.3 है, यानी कि एक एवरेज घर को खरीदने के लिए एक परिवार की 14 साल की इनकम लगेगी, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क एक अफोर्डेबल घर के लिए 3 से 5 साल का है। इसी वजह से पूरी दुनिया में मुंबई करीब 4थे स्थान पर है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटीज की लिस्ट में। और ये मत समझना कि दूसरे शहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। भुवनेश्वर का प्राइस टू इनकम रेशियो अराउंड 4.5 है, जो दूसरे शहरों से तो अच्छा है, पर बॉर्डर लाइन अनअफोर्डेबल है। अब इन नंबर्स का मतलब है कि मोस्ट इंडियंस के लिए एक घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुंबई में प्राइस टू इनकम रेशियो 14.3 है, दिल्ली में यह है 10.1, जबकि US और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये नंबर अराउंड 3.6 से 7.6 है। जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 96% इंडियन अर्बन पॉपुलेशन फॉर्मल हाउसिंग मार्केट में एक घर को छू भी नहीं सकती। अब इसका अंजाम क्या होता है समाज में? जब समाज के लोग घर नहीं खरीद पाते तो स्टेबिलिटी ही नहीं होती उस समाज की। परिवारों को कई एसेंशियल्स पर खर्चे कम करने पड़ते हैं और कई बार इट्स नॉट हाउसिंग दैट ब्रेक्स यू, बट इंस्टेड इट्स वन इमरजेंसी। हर साल करीब 5.5 करोड़ इंडियंस सिर्फ हेल्थ केयर के खर्चे की वजह से गरीबी में गिर जाते हैं। ये इम्बैलेंस तब होता है जब सैलरी तो 5 से 7% बढ़ रही है, पर मेडिकल इन्फ्लेशन 15%। आज एक बेसिक हॉस्पिटल विजिट में भी 50,000 से 1 लाख आपको देना पड़ सकता है। अगर और सीरियस इश्यू हो गया तो 2 से 3 लाख, विच मीन्स कई लोगों की सेविंग्स उड़ सकती है। नितिन कामत ने भी रिसेंटली कहा कि मोस्ट इंडियंस आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। प्रॉब्लम है कि या तो लोग बस कंपनी के इंश्योरेंस पर डिपेंड करते हैं या फिर बिना सोचे समझे कोई भी पॉलिसी ले लेते हैं, और क्या कवर्ड है और क्या एक्सक्लूडेड ये उनको पता चलता है जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। और इसीलिए मैं आपको डिट्टो इंश्योरेंस रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो एक ज़ेरोधा बैक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो स्पैम फ्री है और एकदम आपको ऑनेस्ट एडवाइस देंगे। सबसे अच्छी बात है एकदम ऑथेंटिक और ट्रस्ट वर्दी है। अगर आप एक्सपेंसिव प्लान लेना भी चाहते हो, दे विल सजेस्ट अदर प्लान्स दैट माइट बी बेटर फॉर यू। और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया तो सारा पेपर वर्क डिट्टो हैंडल करेंगे। कंसल्टेशन कॉल्स और क्लेम सपोर्ट सब फ्री है और बाकी इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह ये लोग स्पैम कॉल्स नहीं करते।
तो अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो, गिव डिट्टो अ कॉल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सो दैट यू कैन गेट ऑनेस्ट एडवाइस। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाउसिंग क्राइसिस कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, ये बहुत रियल है। जैसे कामाक्षी भट्ट का एग्जाम्पल देखते हैं जो मुंबई में रहती है। वर्सोवा में वो अपने फ्लैटमेट के साथ एक 3 BHK अपार्टमेंट शेयर करती हैं। सितंबर 2021 में रेंट करीब 60,000 था, पर करीब 6 महीने पहले लैंडलॉर्ड का एक टेक्स्ट आता है। उन्होंने बोला कि अब रेंट 84,000 रुपीस होगा और अगर सूट नहीं करता हो तो 1 महीने की नोटिस देकर घर खाली कर सकते हो। कामाक्षी और उनकी फ्लैटमेट ने किसी तरह कोशिश करी कि उनको 3rd फ्लैटमेट मिल जाए ताकि रेंट इतना बढ़े ना, पर वो नाकाम रहे इस चीज में। ऑब्वियसली 30 दिनों में नया घर ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं था। तीसरा रूममेट भी मिल नहीं रहा था, तो हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब वो 30% ज्यादा रेंट देते हैं, यानी कि करीब 84,000 रुपीज। कामाक्षी कहती है कि रेंट से उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी बढ़ गया है। अब कामाक्षी के लिए तो ये इम्पैक्ट बस उनकी पॉकेट और मेंटल हेल्थ पर है। दूसरे लोगों के लिए कई बार इम्पैक्ट समाज के फ्यूचर के बारे में भी है। लोग घर नहीं खरीद सकते तो शादी डिले हो जाती है, शादी डिले होती है तो बच्चे भी डिले हो जाते हैं। बेंगलुरु में स्टार्टअप फाउंडर मीनल गोयल बताती हैं कि कई कपल्स अब बच्चे करने में ही कतराते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बिल्स हो या फिर स्कूल फीस, ऐसे खर्चों को देखकर कई मिडिल क्लास पेरेंट्स बच्चों को एक अनअफोर्डेबल लग्जरी बुलाते हैं। और ये कपल अकेला नहीं, हमारे देश में घर खरीदना इतना मुश्किल हो गया है that people are also pushing other milestones away। जैसे इंडिया की फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल से कम आ गई है एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अराउंड हाउसिंग इज अ मेजर रीजन। 40% रिस्पोंडेंट्स ने एक सर्वे में कहा that they cannot afford to have a child। So imagine कि housing is having a direct impact on fertility और over time ये प्रॉब्लम बन सकती है हमारे देश के लिए, जहाँ यंग पीपल कम होने लग जाएंगे, पॉपुलेशन की एज बढ़ जाएगी और कम वर्कर्स होंगे इस एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। दूसरे देशों में तो ये कहानी हो ही रही है। जापान और साउथ कोरिया में हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब पॉपुलेशन बुजुर्ग होने लग जाती है। Japanese biggest problem comes from aging population, and monetary policy cannot do anything about aging population। मैं बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनअफोर्डेबल होम इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल्स बर्डन बल्कि सोसाइटल बर्डन। और हमारे देश में आयरनी ये है कि जहाँ कई लोगों को अफोर्डेबल घर नहीं मिल रहे, उसी समय देश में लाखों फ्लैट्स खाली हैं। जैसे नोएडा में ये घोस्ट सोसाइटीज। मार्च 2022 में करीब 9 लाख हाउसिंग यूनिट्स देश के 8 मेजर शहरों में अनसोल्ड थे। तो एक तरफ घरों की कमी भी है और दूसरी तरफ घर भी खाली है। ये हमें बताता है कि देश की हाउसिंग मार्केट वेल्दी बायर्स की तरफ बायस्ड है। मोस्ट यूनिट्स जो खाली हैं वो लग्जरी या फिर हाई एंड मिडिल क्लास घर हैं जो डेवलपर्स ने बनाए थे इस उम्मीद में कि पैसे वाले लोग इन यूनिट्स को जल्द खरीद लेंगे, पर उन लोगों ने ये फ्लैट्स खरीदे नहीं अभी तक। अब डेवलपर्स ने फ्लैट्स बनाए थे इस उम्मीद में कि ये फ्लैट्स करोड़ों में बिकेंगे। फ्लैट भले ही खाली हैं पर डेवलपर्स की एक्सपेक्टेशन कम नहीं हुई, इसे खाली ही रहने दो पर मैं दाम नहीं घटाऊंगा। इसका मतलब है कि टॉप में तो मार्केट में ओवर सप्लाई है और बॉटम में अंडर सप्लाई, which is a failure of the housing market and the institution responsible for this is our government। अब देश में सरकारी पॉलिसी जरूर है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, पर प्रैक्टिस में करप्शन की वजह से कोई अफोर्डेबल हाउसिंग है नहीं हमारे देश में। क्योंकि मोस्ट बायर्स जो होते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में वो बैंक्स पर रिलाय करते हैं घर खरीदने के लिए। थोड़ी सी डाउन पेमेंट वो देते हैं और बचा हुआ पैसा वो बैंक से लोन में लेते हैं। पर जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके प्रोसेस की वजह से वो कैश में डीलिंग करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिल्डर्स को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए 60 से ज़्यादा अप्रूवल चाहिए होते हैं, फायर क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल परमिशंस, बिजली और पानी के कनेक्शंस, और ये हर अप्रूवल एक तरीका है सरकार के लिए घूस मांगने का। बिल्डर्स खुद मानते हैं कि भैया घूस ऑप्शनल नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये जो सारी ब्राइब्स डेवलपर्स देते हैं इवेंचुअली इसकी कॉस्ट बायर्स को देनी पड़ती है। अब सरकार ने ज़रूर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पास करी है। इस एक्ट से लोग डेवलपर्स के खिलाफ फ्रॉड के केसेस लड़ सकते हैं, पर इसकी इन्फोर्समेंट इतनी स्मूथ नहीं है। कुछ स्टेट्स ने रूल्स डाइल्यूट कर दिए, दूसरों ने इम्प्लीमेंटेशन डिले कर दी, और बंगाल जैसी स्टेट्स ने तो इस इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। सिचुएशन तब चेंज हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया।
फिर देश की प्रॉपर्टी मार्केट में एक सर्कल रेट सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि सरकार के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होगी। पर ये जो सर्कल रेट सिस्टम है वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से बहुत कम है, इसलिए सर्कल रेट के हिसाब से आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ हो सकती है पर आप मार्केट में 1.5 करोड़ डिमांड करोगे। क्योंकि ये मिसमैच है इसलिए लोग डीलिंग ब्लैक मनी में करते हैं। तो 2 करोड़ का फ्लैट होगा पर उसको रजिस्टर किया जाएगा 1.5 करोड़ की वैल्यू में, जिसका मतलब है कि 50 लाख कैश में दिए जाएंगे। अब वो लोग जो बैंक से फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो ये 50 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? और याद रहे कि बैंक भी लोन 2 करोड़ की वैल्यूएशन पर नहीं देगा बल्कि 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन पर देगा। तो कहाँ से ढूंढोगे ये 50 लाख? अब इस सिस्टम की वजह से एक सैलरीड प्रोफेशनल के लिए घर खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रियल एस्टेट मार्केट में गेम है और इस गेम में वो जीतता है जो सिस्टम के साथ खेलना जानता हो। और साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली मेनी यंग इंडियंस आर नाउ रीथिंकिंग कि उनको अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने चाहिए। अगर वो डाउन पेमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, शुड दे चेंज हाउ दे लिव देयर लाइफ? इसलिए कई लोग अब कोशिश भी नहीं करते, इंस्टेड दे आर गैम्बलिंग ऑन बाय नाउ पे लेटर लोन्स या फिर पर्सनल लोन्स। जैसे बेंगलुरु में एक 27 साल के आदमी जिनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि 6 सालों के दौरान उनका क्रेडिट कार्ड बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये तो आप डेटा में भी देख ही सकते हो। आरबीआई के डेटा ने दिखाया कि क्रेडिट कार्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैव जंप्ड 28% in 1 year, रीचिंग ऑलमोस्ट 7,000 करोड़। कई लोग का मानना है कि भाई घर खरीद नहीं सकते तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का क्या फायदा है, एक ही तो जिंदगी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं who are excessively saving, जो अपनी स्पेंडिंग इतनी कम कर देते हैं ताकि वो घर खरीद सके। जैसे 27 साल के टेक प्रोफेशनल जो करीब 1.5 लाख बचाते हैं हर महीने अपनी 1,90,000 की सैलरी से। किसी भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पर वो खर्चा नहीं कर रहे इस उम्मीद में कि एक दिन वो घर खरीद पाए। अब ऑब्वियसली दोनों ही ये पैटर्न्स बहुत एक्सट्रीम है, बट एट द स्केल ऑफ इंडिया दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी की स्पीड भी रुक सकती है। दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। इस स्टडी ने पाया कि जो यंग लोग हैं जिनको एक ढंग का घर नहीं मिल रहा, वो जॉब मार्केट में मेहनत करना कम कर देते हैं। तो इकोनॉमिक रिस्क के अलावा साइकोलॉजिकल रिस्क भी है हमारी यंग जनरेशन पर, व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस। एंड एट द सेम टाइम ये इनकम इनइक्वालिटी को भी बढ़ा सकता है, बिकॉज जिन लोगों के पास घर है उनकी एसेट वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, पर जिनके पास नहीं है उनको ये लाभ मिलता ही नहीं है। विच मीन्स ये हमारे समाज में एक डिविजन आ जाएगा उन लोगों के बीच जिनके पास एक घर है और उन लोगों के बीच जिनके पास एक घर नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा चेंज सरकार, डेवलपर्स और रेगुलेटर्स को करना होगा। हमारे शहरों में हमें अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रायोरिटाइज करना ही होगा। अब ये हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे सरकार सब्सिडी दे सकती है उस जमीन के लिए जो बड़े बड़े ऑफिसेज के पास है, या फिर वो अप्रूवल प्रोसेसेस ज्यादा फास्ट बना सकती है। जैसे शंघाई ने भी अपना सोल्यूशन इसमें निकाला। कोई भी डेवलपर जो एक लग्जरी बिल्डिंग बनाना चाहता था, उन डेवलपर्स को सरकार ने बोला कि उनको लो इनकम हाउसिंग भी बनानी पड़ेगी। पर इस प्रॉब्लम को फुल्ली सॉल्व करना मुश्किल रहेगा तब तक जब तक हमारी मार्केट में ब्लैक मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आईआईटी बॉम्बे की स्टडी ने पाया था कि अंडर रिपोर्टेड सेल्स, ब्राइब्स और बेकार एनफोर्समेंट की वजह से ऑनेस्ट बायर्स घर नहीं खरीद सकते। इसी वजह से हमें लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना होगा और कैश के लूप होल्स को क्लोज करना होगा ताकि अनऑफिशियल और ऑफिशियल मार्केट वैल्यू का गैप कम हो सके। अब करते हैं आप लोगों की बात जो यंग हो और जो एक घर खरीदना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज दिस कि रेंटिंग इज नॉट अ फेलियर। मुंबई जैसे शहरों में जहां एक एवरेज घर खरीदने के लिए आपको अपनी 14 साल की इनकम देनी पड़ेगी, रेंटिंग इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ यू। इसलिए अपने फाइनेंसेस में आपको एक कुशन डेवलप करना चाहिए बिफोर मेकिंग सच अ बिग परचेज। ये हो सकता है इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करके, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करके और ईएमआई के जाल में ना फंस के, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी होगे तो ये घर के दाम बहुत जल्द क्रैश नहीं होने वाले। So better be prepared with your finances. And for the government, उनको ये प्रॉब्लम फिक्स ही करनी पड़ेगी। Right now on social media, the more popular opinion is that leaving India is the best solution. क्योंकि पेट्रियोटिज्म कुछ हद तक तो चलेगा, पर उसके बाद लोगों को एक अच्छा सा घर, साफ हवा और सेफ पनीर चाहिए।